क्या आप बिहार से, आपको यह नहीं पता होना चाहिए वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में कि अरे 400 से 500 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। मन में सवाल आता है, बिल्कुल लाजमी है आना, कि मेरा होगा या नहीं होगा। 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। आप जो हवा लेते हैं, हवा ले लिए। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह बीपीएससी के दरवाजे को प्रवेश करने के लिए बीपीएससी आपसे क्या जानने की अपेक्षा करता है। चलिए उसको शुरू किया जाए कि सबसे पहले आप यह देखिए। नमस्कार आप सभी का संजीवनी लोक सेवा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि बीपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है। जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वह आपसे क्या जानना चाहता है, उस चीज को सबसे पहले जानना है कि वह हमसे क्या अपेक्षा करता है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया को देख करके बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उससे प्रेरणा लिए और उनके अंदर वह इच्छा शक्ति जगी कि अगर वो लगातार मेहनत करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है, सफलता आपको जरूर मिलती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी के एग्जाम को देना चाहते हैं लेकिन कई बार फेल भी हुए हैं। तो उनके अंदर उनको जानने की उत्सुकता है कि कैसे इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। और बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं और वह उस रणनीति को जानना चाहते हैं कि कैसे इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। उसी उद्देश्य के लिए इस सीरीज की कड़ी में आज उस कड़ी को जोड़ने का पहला प्रयास किया जा रहा है कि आप सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को समझिए कि बीपीएससी आपसे जानना क्या चाहता है। चलिए उसको शुरू किया जाए कि सबसे पहले आप यह देखिए कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने वाले हैं या देने की इच्छा रखते हैं। यही दो कंडीशंस होगी। और यह बीपीएससी का क्या है, दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर आपको प्रवेश करना है, आपको एंट्री मारनी है और यह योग्यता आधारित परीक्षा है। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम को लिख रहे हैं। आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तभी आपको इस दरवाजे के अंदर प्रवेश मिलेगा। और जब इसके अंदर प्रवेश मिलता है, आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सरकार का अभिन्न अंग बन जाते हैं, बिहार सरकार का अभिन्न अंग बन जाते हैं और बिहार के विकास, सुरक्षा और न्याय में अपनी अभूतपूर्व भूमिका को निभाना चालू करते हैं। बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला पद है, क्योंकि राज्य में रहने वाले नागरिकों की अपेक्षाएं आपसे जुड़ जाती है। और जब अपेक्षाएं आपसे जुड़ जाती है तो लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीद करने लगते हैं और उस उम्मीद पर आपको खरा उतरना पड़ता है। और यहीं से आपकी रास्ते क्या होते हैं, इस सिविल सेवा में चालू होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि आज उस दरवाजे में घुसने के लिए, उस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्रैक करने के लिए, बिहार में एसडीएम, डीएसपी और सारे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आपको इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है और आपसे बीपीएससी क्या जानने की अपेक्षा कर रहा है, उस मुद्दों पर आज चर्चा होगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुरुआत में आपको यह सोचना होगा सबसे पहले कि आप ही को क्यों बीपीएससी क्वालिफाई करना है, क्यों हमको एसडीएम बनना है, क्यों हमको डीएसपी बनना है, क्यों हमको राज्य के उस प्रशासनिक पद को हासिल करना है जिस प्रशासनिक पद को आप हासिल करना चाहते हैं। इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए, इसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए कि आप पहले उस उत्तर को ढूंढिए कि आप क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हैं। खुद से सवाल कीजिए। अगर अंदर से आवाज आती है यस मुझे बनना है, तो क्यों बनना है? और अगर अंदर से आवाज आती है नहीं मुझे नहीं बनना है, तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर कट है आपका डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आवाज आती है कि मुझे बीपीएससी क्वालिफाई करना है और राज्य के उस प्रशासनिक पद पर पहुंचना है कि मेरा वो लक्ष्य है, तो सवाल पूछिए क्यों पहुंचना है, क्या उद्देश्य है आपके। आप उस प्रशासनिक पद को हासिल करने वाले हैं जिससे बिहार राज्य की रूपरेखा डिसाइड होती है, क्योंकि नीतियों के क्रियान्वयन में, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने में इन प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है। इतने जिम्मेदारी वाले पद को जब आप निभाने जा रहे हैं
तो सिलेक्शन से पहले पहले तक यह रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि आप क्यों बनना चाहते हैं। सवाल यहीं से चालू होता है और सवाल का उत्तर भी आपको इसी में मिलना चालू होता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जब ये जर्नी की शुरुआत करते हैं ना बीपीएससी की, जब आप कई सारे विषय पढ़ते हैं, बिहार की समस्याओं को पढ़ते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को पढ़ते हैं, तो समय के साथ आपके पास खुद भी उत्तर आने लगता है कि क्यों उसे आप क्यों इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर आपको ढूंढना है और आप इसको बताइए कि क्यों आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें कि इस परीक्षा की रणनीति की, जो हमने कहा था कि ये जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार में जो आपको प्रवेश करना है, इस प्रवेश के लिए 3 स्तर पे एग्जाम लिए जाते हैं। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। पहले स्तर एग्जाम में आपको गोले भरने हैं, ओएमआर सीट में गोले भरने हैं, और दूसरे एग्जाम में आपको उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है कॉपी में, और तीसरे में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। क्या आप बेवकूफ बना करके तो प्रीलिम्स और मेंस पास नहीं कर गए हैं, कहीं गलत व्यक्ति का चयन ना हो जाए। इस चीज का परीक्षण तीसरे स्तर पे किया जाता है। जब पहले स्तर को हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, पहले स्तर को हम कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, सब आप लोगों को पता है, और दूसरे स्तर को हम लोग कहते हैं मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, और तीसरे स्तर को आप बोलते हैं इंटरव्यू, मौखिक परीक्षा। तो इसमें आप गोले भरते हैं, इसमें उत्तर लिखते हैं, और इसमें सवाल जवाब के द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब यह 3 चरण का एग्जाम है, प्रारंभिक पास कीजिएगा, मेंस में एंट्री मिलेगी, मेंस पास कीजिएगा, इंटरव्यू में एंट्री मिलेगी। जो ये 3 चरण हैं, इस 3 चरण में अलग अलग प्रकार के सवालों के माध्यम से आपके ज्ञान को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर यह पता लग जाए कि प्रीलिम्स में क्या चीज पूछने की अपेक्षा की जाती है, मेंस में क्या पूछने की अपेक्षा की जाती है, और इंटरव्यू में क्या पूछने की अपेक्षा की जाती है, तो यह यात्रा आपके लिए बहुत सरल हो जाती है। और अगर यह नहीं पता लगता है कि किस तरह के सवाल आएंगे, तो आपके लिए यात्रा बहुत मुश्किल हो जाती है। उसी मुश्किल यात्रा को सरल करना है, इसलिए सबसे पहले हमको यह जानना है कि बीपीएससी एक्चुअल में हमसे जानना क्या चाहती है, और आज के वीडियो का यही उद्देश्य भी है, यही बताना मेरा उद्देश्य है। तो जब हम बोले प्रारंभिक परीक्षा, जब आपको गोले भरने हैं, आपके सामने प्रश्न होंगे, प्रश्न के ऑप्शंस होंगे, जो ऑप्शंस आपको सटीक लग रहा है आप उसको क्या लगा देंगे? उत्तर लगा देंगे। 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 मार्क्स के आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं। पिछले साल कट ऑफ गया था 108, 66 प्रीलिम्स में 108। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि आपको 108 क्वेश्चन सही करने थे, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स में एक कट ऑफ डिसाइड होता है, उस कट ऑफ को अगर आप पार करते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। मेंस में उसी सिलेक्ट जो कैंडिडेट प्रीलिम्स में हुए वो आंसर लिखते हैं। आपको 3 पेपर के माध्यम से आपके नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है। प्रीलिम्स में भी नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है, मेंस में भी नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है, टू द पॉइंट। आपको पता है तो पता है, जैसे उसमें पूछ देता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, उसमें पूछ देता है कि दांडी यात्रा का तिथि बताइए, प्रश्न इस तरह के आते हैं। इसे पूछ देता है आर्टिकल 61 संविधान से संबंधित किससे संबंधित है, इस तरह के टू द पॉइंट सवाल आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है। आपको पता होगा तो उत्तर आसानी से निकल जाते हैं, नहीं पता है तो उत्तर निकालने में कठिनाई होती है। हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस किस अप्रोच से कैसे कैसे करके आप प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं और मेंस को निकाल सकते हैं। अभी समझने का यह प्रयास कर रहे हैं कि वो जानना क्या चाहता है। प्रीलिम्स में आपसे वह ऑब्जेक्टिव नॉलेज को जानने का प्रयास करता है, कंक्रीट नॉलेज को जानने का प्रयास करता है। मेंस में वह सब्जेक्टिव नॉलेज को जानने का प्रयास करता है। आप लिखते हैं, जो वह पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखें या नहीं लिखें, वह जानने का प्रयास करता है। क्या प्रश्न समझने की आपकी क्षमता है या नहीं है। कई बार हम वो लिखते हैं जो नहीं लिखना है, जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं, और एग्जामिनर को बोल देते हैं कि चेक कर लो, तुमको जो अच्छा लगा तुम अपने हिसाब से मार्क्स दे देना। इस तरह से मार्क्स नहीं मिलते हैं। जब आप प्रश्न में जो पूछा गया है उस अकॉर्डिंग लिखते हैं, वही लिखते हैं, तभी मार्क्स आने की संभावना रहती है। मुख्य परीक्षा में मामला बस इतना सा है कि क्या आप लिखते हैं, जो पूछा गया है अगर वो लिखते हैं मार्क्स तभी आते हैं। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है कि आप
पर उस जिम्मेदारी को सौंपा जाए या नहीं सौंपा जाए, या आप बिहार राज्य को संभालने योग्य हैं या नहीं हैं, उस चीज का परीक्षण किया जाता है सवालों के माध्यम से। और सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉलेज का परीक्षण ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका है, जो आप किताबों के माध्यम से अर्जित कर चुके हैं। वहां आपके व्यवहारिक ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है, और जितना आप वहां पर सरल रहिएगा, योग्य रहिएगा, उतना ज्यादा आत्मविश्वास रखिएगा, उतना ज्यादा आपको इंटरव्यू में मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो ये 3 चरण आपको पास करना है और आसानी से आप क्या बन जाइएगा, बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा और अपने लक्ष्य को क्या कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, मेंस दीजिए, मेंस क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए, तो बीपीएससी वाले गेट में क्या हो गया, आपको एंट्री मिल गई, आपको एंट्री मिल गई। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सरल है, ये इतना सरल है कि यह तीनों इतने आसानी से निकल जाता है। दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, आना जरूरी है। आप सोचिए कि 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, कितने, 5 लाख बच्चे। अंतिम रूप से क्वालिफाई 400 से 600 बच्चे, हर साल का नोटिफिकेशन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। 400 से 600 बच्चे अंतिम रूप से सेलेक्ट होते हैं। आप इस साइड देखते हैं, अरे 5 लाख बच्चे दे रहे हैं, दूसरे साइड देखते हैं कि अरे 400 से 500 बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं। मन में सवाल आता है, बिल्कुल लाजमी है आना, कि मेरा होगा या नहीं होगा। 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। यह एक नजरिया है सोचने का। और दूसरा नजरिया आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, अरे 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 400-500 सेलेक्ट तो होते हैं ना, हम उस 400-500 में क्यों नहीं हो सकते हैं। नजरिया, यही नजरिए में अंतर होता है। आपको वहां सोचना है, आपको यहां नहीं देखना है, क्योंकि यहां पर 90%, 80 से 90% बच्चे जो हैं सिर्फ फॉर्म भरते हैं, तैयारी उनकी नहीं होती है, तैयारी उनकी नहीं होती है। अगर वहां भीड़ देखिएगा, 5 लाख को देखिएगा, तो मतलब क्या, आप खुद ही यह समझ रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। और अगर वहां देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यह समझ रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है। मामला सिर्फ क्षमता का है, मामला आत्मविश्वास का है। जितना आत्मविश्वास आपको इधर देखने पर होगा, संभावना उतनी ज्यादा आपकी सफलता की बढ़ेगी। तो हमने कहा 80 से 90% बच्चे जो हैं तैयारी नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चों का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है जिसका मेंस तैयार नहीं रहता है, ऐसे भी बच्चे हैं। कंपटीशन उतना नहीं है जितना दिखाया जाता है, जितना दिखाया जाता है। सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपनी कमजोरियों का आकलन करते हुए अगर आप तैयारी करते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको वो असफल कर दे। सफल आप बिल्कुल हो सकते हैं, बशर्ते रणनीति स्पष्ट हो, तैयारी स्पष्ट हो, जिस पर हम आगे क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। तो ये समझ में आया आपको? समझना, देखना किधर है, हमेशा आंख उधर देखना है, सफलता की ओर, इधर नहीं देखना है। इधर आपको डराएगा, इधर आपको आत्मविश्वास पैदा करेगा। डर की तरफ जाना है या आत्मविश्वास की तरफ जाना है, यह डिसीजन आपको लेना है। और आप बिल्कुल इधर देखिए और आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते हम आपको धीरे धीरे उस यात्रा पे उस कड़ियों को जोड़ेंगे, कैसे उस सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए उस बिंदुओं पर आप अपने अस्तित्व को खोजिए। आप देख रहे हैं कि ये जनसंख्या, आज विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से ज्यादा है। ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये पूरा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशिनिया आप कहते हैं, ये आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। उधर लोग नहीं रहते हैं। इस कंटिनेंट में जब लोग रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग रहते हैं। और यह हमारा देश, जिसमें हम लोग जन्म लिए, भारत, एक महान देश, जिस देश में आपने जन्म लिया, उस देश में भी 140 करोड़ लोग रहते हैं। उस 140 करोड़ लोग में इसमें भी आप एक हैं। और आने वाले समय में वो आबादी 170-75 करोड़ हो जाएगी। और विश्व की आबादी 800 करोड़ है, तो 1100 करोड़ होने वाली है 2050-60 तक। ये आंकड़े हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें से आप भी एक हैं। इतनी सारी आबादी में जब हम एक हैं, तो आप जन्म कहां लिए? भारत में लिए। इस भारत की आबादी और इस भारत में कहां लिए? बिहार में लिए। अगर बिहार से आप जुड़े हुए हैं, और भी कई जगह ले सकते हैं, क्योंकि यह बात बीपीएससी की हो रही है। उस बिहार की 11 करोड़ की आबादी में से आप भी एक हैं। 140 करोड़ देश की आबादी है। 28 जिले में से एक जिला बिहार भी है। उस जिले में से 11 करोड़ की आबादी में से आप भी एक हैं। जब आप एक हैं,
तो आप सवाल पूछिए खुद से। आपको यह सोचना चाहिए कि आपके ड्रीम क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में अगर हमने जन्म लिया तो यह हमारा सौभाग्य है, और बिना लक्ष्य के अगर मृत्यु हो जाती है तो समझिए कि हमने मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि अगर मुझे बीपीएससी क्वालिफाई करना है, कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य होगा, लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि हमें बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपके दिमाग में यह सवाल उठने चाहिए कि यह बीपीएससी कौन सी बला है, क्या जानना चाहता है, किस तरह के सवाल आते हैं। इसका उत्तर आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि यही उत्तर आपको आगे की यात्रा की ओर पुश करेगा और इस जर्नी में कई सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अवरोध हैं, इसको हटाने का प्रयास करेगा और बिल्कुल रास्ता आपके सामने क्या होते चलेगा, क्लियर होते चलेगा। तो आज की क्लास हमारी इसी पे टिकी हुई है कि वह बीपीएससी जानना क्या चाहता है। वह राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद को चयन कर रहा है। आपके दिमाग पे भी ये सवाल उभर रहे होंगे कि आखिर वो जानना क्या चाहता है। क्यों 5 लाख की आबादी में से मात्र 5 लाख जो छात्र एग्जाम देते हैं उसमें 400-500 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि जो वो जानना चाहता है बाकी नॉन सिलेक्ट लोग उसको नहीं जान पाते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं वह यह जान जाते हैं कि वह जानना क्या चाहता है। मामला सिर्फ इतना सा है। तो आइए उस चीज को हम शुरू करते हैं, कड़ियों को जोड़ने के लिए। आप खुद बताइए, जब आप एक बिहार में जब जन्म लिए या भारत के किसी कोने में भी आप जन्म लिए, तो आपको सबसे पहले अपनी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा वजूद क्या है। हमारा वजूद क्या है, हमारा पूर्वज, हमारे इतिहास क्या है, हमारे पहले के लोग क्या करते थे, कैसे भारत बना। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? क्या आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत कितना गौरवशाली भारत था, जहां पर हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यता का जन्म हुआ, जहां पर लोग इतने उन्नत तरीके से थे, जहां पूरे विश्व को कपड़े पहनने नहीं आते थे, और भारत ने उस समय ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जहां पर एक व्यवस्थित जीवन को जिया जाता था। जब आप यह पढ़िएगा कि जब विश्व में शिक्षा एक अंधकार के रूप में दिखाई देती थी, भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय क्या किए, विश्वविद्यालय को भारत ने उत्पन्न किया, और जहां विश्व के छात्र वहां पर पढ़ने आते थे। जब आप ये पढ़िएगा कि भारत से उद्भव हुआ मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। जब आप ये पढ़िएगा कि जब धर्म में बुराई आती है तो भारत में वैसे सुधारक तैयार होते हैं, बुद्ध और जैन जैसे लोग तैयार होते हैं, जिन्होंने भारत में धर्म की उत्पत्ति में योगदान दिया और अहिंसा और सत्य जैसे मैसेज को क्या किया, पूरे विश्व में प्रोत्साहन दिया। जब आप ये पढ़िएगा, भारत में सुश्रुतु और चरक जैसे लोग हुआ करते थे। तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि जिस देश में आप जन्म लिए उसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। जब आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़िएगा, चोला को पढ़िएगा, तो और अच्छा लगेगा कि कैसे महान शासक ने विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण कर दिया, कैसे उस समय उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर दिया। नौसेना इतनी शक्तिशाली थी। यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत का ये कि हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काट काट करके ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर बना दिया जनता और एलोरा में देखने लायक। हमारे पूर्वजों ने द्रविड़, नागर और बेसर शैली से जो मंदिर निर्माण किए, उस निर्माण को आज हजारों साल से भी वो मंदिर आज हमारे सामने वास्तुकला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। कोई मशीनीकरण नहीं था, सारी कला हाथ में थी, सारी कला हाथ में थी। तो इस इतिहास को आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इतिहास को नहीं जानते हैं, आप अपनी जड़ों को नहीं जानते हैं, तो आपके अंदर देश से लगाव कैसे पैदा होगा, और जब तक देश से लगाव नहीं होगा तो देश के प्रति काम करने का जुनून कैसे पैदा होगा। उस जुनून को पैदा करने के लिए, उस भारत को अंतर रूप से आत्मसात करने के लिए, राष्ट्र के प्रति लगाव को पैदा करने के लिए आपको इतिहास को जानना चाहिए। बीपीएससी आपसे इतिहास जानने की अपेक्षा करता है सबसे पहले कि आप इतिहास जानते हैं या नहीं जानते हैं। फिर आप जब प्राचीन काल पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं कि बाहर से कुछ लोग आ गए, इन्वेडर्स आ गए, इन्होंने भारत को लूटने का प्रयास किया, भारत की संस्कृति जो गौरवशाली संस्कृति है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, हमारे मंदिर और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई देंगे। उन्होंने भारत को कंट्रोल करने का प्रयास किया,
और धीरे धीरे भारत की सत्ता पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। उसमें कुछ अयोग्य और बर्बर शासक भी आए और कुछ योग्य और सहिष्णु शासक भी आए, दोनों शासक थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति पे डिक्लाइनेशन होता है। हमारी जो अपनी गौरवशाली परंपरा थी उसका पतन होना चालू होता है। अंग्रेज आते हैं फिर भारत में 17वीं शताब्दी में यूरोप से व्यापार करने के उद्देश्य से। धीरे धीरे वह व्यापारी कंपनी लुटेरी कंपनी बन जाती है और भारत के संसाधनों को चूस करके ब्रिटेन ले जाती है और ब्रिटेन की समृद्धि होती है और भारत में गरीबी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। भारत के कुटीर और लघु उद्योग नष्ट हो जाते हैं। जब भारत में इतनी समस्या उत्पन्न होती है तो भारत में वो लोग खड़े होते हैं इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए कि अंग्रेजों को हमें कैसे यहां से भगाना है और कैसे भारत मां को आजाद कराना है। स्वतंत्रता की इस प्रेरणा से लिए हुए हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने इस मातृभूमि को आजाद कराया, जब आप इस इतिहास को पढ़ते हैं तो उनके प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक आस्था उत्पन्न होती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत कैसे गुलाम हुआ और कैसे भारत को आजादी मिली। क्या नहीं पता होना चाहिए? क्या आप बिहार से, आपको यह नहीं पता होना चाहिए वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को वह दिखा दिया कि आयु सिर्फ आंकड़े होते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर चीज आपके सामने क्या होती है, आपके सामने रुकावट नहीं बनती है। 80 साल की उम्र में आप जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़िएगा तो आपको ये चीजें पता लगेगी, गर्व का एहसास होगा। यह इतिहास आपको पता होना चाहिए। आप देश से जुड़े हुए हैं। कई बार हम इस विषय को बहुत बोरिंग मानते हैं। क्यों मानते हैं बोरिंग? क्योंकि हम उस स्तर से नहीं पढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते हैं, उस अप्रोच से नहीं पढ़ते हैं। हम रटने का प्रयास करते हैं। अच्छा हड़प्पा, ओके ये वेबसाइट, ये साइट्स खोजी गई, इसने खोज लिया। ओके वैदिक काल, ओके ये साहित्य लिखे गए। हम बोरिंग तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं। अगर इतिहास में वह जुनून आ जाए, वह आपको लिंकेज पता लग जाए, वह विकास का क्रम पता लग जाए तो आपको इतिहास के तथ्य याद करने में कोई समय नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी पहला विषय आप खुद ही सोचिए कि हमको इतिहास नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए और उससे आपसे वो इतिहास जानने की अपेक्षा कर रहा है। फिर आप हमको यह बताइए, जब आप बिहार में जन्म लिए तो बिहार का इतिहास तो और गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास हुआ करता था। मगध साम्राज्य का उदय हुआ महाजनपद काल में और मगध साम्राज्य धीरे धीरे सारे महाजनपदों पर नियंत्रण स्थापित करता है और अखंड भारत की संकल्पना कहां से आती है? बिहार से ही आती है। मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से जुड़े हुए थे। सम्राट अशोक बिहार से जुड़े हुए थे, शासन किया वहां से। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, कहां से थे? बिहार से थे। इतना गौरवशाली हमारा राज्य बिहार, जिसकी इतिहास इतनी जड़ें इतनी गहरी रही है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी कहां? बिहार से। नालंदा, विक्रमशिला कहां? बिहार से। जब भारत के इतिहास को आप पढ़ते हैं तो बिहार के इतिहास को साथ साथ पढ़ते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण यह आपके लिए विषय हो जाता है क्योंकि यह विषय आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है, आपको राष्ट्रभक्ति से जोड़ता है, आपको देश के वास्तविकता से जोड़ता है और जो भारत आज आपके सामने है उसके उस चीजों को आपको बताता है कि जो आपको जानने चाहिए। इसलिए आपको इतिहास पढ़ना है पहले विषय के रूप में। दूसरा, आप जब जन्म लिए तो आप किसी भूगोल में जन्म लिए? आप खुद बताइए, ये भारत है। जब आप भारत को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि उत्तर में क्या है? माउंटेन, हिमालय। इसके नीचे क्या है? गंगा यमुना का मैदान दिखाई देता है। फिर आप बोलेगा कि ओके दक्षिण में क्या है? दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार है। इधर आपको क्या है? पूरा का पूरा समुद्र है, पूरा का पूरा ओशियन है। इधर इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको अरेबियन सी कहते हैं। फिर आप ये पढ़ेगा कि यहाँ वेस्टर्न घाट है। फिर आप पढ़ेगा ओके राजस्थान में डेजर्ट भी पाया जाता है भारत में, और लद्दाख के क्षेत्र में ठंडा मरुस्थल भी है, ये गर्म मरुस्थल भी है। ये क्या है? ये प्रकृति है, ये नेचर है। हिमालय किसने बनाया? पर्वत ने। मैदान को किसने बनाया? पठार को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। आप जहां भी जन्म लिए, अगर आप राजस्थान के जैसलमेर में जन्म लिए होते तो आपको मरुस्थल में आप रह रहे होते। आप बिहार में जन्म लिए चूंकि वहां पर प्लेन है, आप प्लेन में रहते हैं। अगर आप केरल में जन्म लिए तो आप घाट में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो वो पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर झरने हैं। ये क्या है? ये प्रकृति है। कहीं पर पेड़ पौधे हैं, कहीं पर जीव जंतु हैं, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये किसने बनाया?
कैसे बना ये सब चीजें? आप जो पानी पीते हैं वो पानी कहां से आया? आप जो हवा लेते हैं, हवा ले लिए और जिंदा हैं आप, कहां से आया पता होना चाहिए। जो आप खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, कहां से आया, किसने दिया, ये सारी व्यवस्था भूगोल बताएगी आपको। भूगोल बताएगी वह लोकेशन क्या है, भूगोल बताएगी वो समुद्र कैसे बना, भूगोल बताएगी वह जैव विविधता कैसे बनी, भूगोल बताएगी वह मैदान कैसे बना, भूगोल बताएगा कि वहां पर कौन से क्रॉप होंगे। वह सारी जानकारी आपको भूगोल देगा। आपको एक मानव का इतिहास पता होना चाहिए और एक प्रकृति का इतिहास पता होना चाहिए। उस प्रकृति के इतिहास का उत्तर आपको कहां मिलेगा? भूगोल में मिलेगा। इसलिए आपसे भूगोल पढ़ने की अपेक्षा करवाता है बीपीएससी। आपको यह जानना है प्रशासक के रूप में कि वह भूगोल क्या है। जैसे आप बिहार के किसी क्षेत्र से हैं और आपको नवादा भेज दिया गया, पोस्टिंग आपकी नवादा हो गई, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नवादा का इतिहास क्या है और नवादा का भूगोल क्या है। तो जब उस जगह जाइएगा तो उस जगह जाने में कोई आपको नयापन नहीं लगेगा, क्योंकि उस विषय के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उस जगह के बारे में। और जब आप भारत भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो नए नए टोपोग्राफी से आपका संपर्क होगा। तो आपको पहले से आप पढ़ चुके हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, याद रखिएगा। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपके पास वो सारी चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए। जिसको आप देखते हैं उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। बारिश हो रही है, क्यों हो रही है पता होना चाहिए। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चली, क्यों हो रही है पता लगना चाहिए। सारा का जवाब वो कौन देगा? भूगोल। आपको प्रकृति के इतिहास को पता होना चाहिए, उसके लिए आप भूगोल जैसे विषय को पढ़ते हैं। और बीपीएससी में इस सब्जेक्ट का रोल भी है और बीपीएससी आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप भूगोल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पहला क्या पढ़िए? इतिहास पढ़िए। नेक्स्ट आइए, आप बताइए, जब आप प्रकृति को पढ़ते हैं, नेचर को पढ़ते हैं, तो नेचर में कई सारे विज्ञान काम करते हैं, साइंस काम करते हैं। जैसे आप लोग सड़क पे कहीं चल रहे हैं, घूमने निकल गए, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सा फोर्स है जो आपको रोके हुए है? कुछ तो ताकत है प्रकृति में, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको रोके हुए है। कोई चीज आप ऊपर फेंकते हैं, नीचे गिर जाता है, भैया ऊपर ही क्यों नहीं चले जाता है? ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कुछ ताकत है, कुछ सिस्टम काम कर रहा है प्रकृति का। क्या प्रकृति में ऐसा नियम काम कर रहा है कि कोई चीज गर्म होती है और कोई चीज ठंडी होती है? ये नेचर का काम है, नेचर ने बनाया। इसके पीछे कोई ना कोई लॉ काम करता है। जैसे आप बात करते हैं मानव के शरीर की, ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी आपको शरीर दिया गया, आप कुछ खा लिए, अच्छा लगा, चला गया पेट के अंदर, इस नली के द्वारा पेट के अंदर चला गया और वो अपना काम कर रहा है, पेट अपना काम कर रहा है। और वह पेट काम करते करते जो शरीर के और ऑर्गन्स हैं, उससे जो मिनरल्स, पोषक तत्व आपके बॉडी के हर अंग में पहुंचा रहे हैं, जिससे आपका बॉडी क्या रहता है? अस्तित्व बना रहता है। फिर उससे जो वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? आपको शरीर का विज्ञान नहीं पता होना चाहिए? आप सुनते हैं किडनी में स्टोन हो गया। अरे क्या है स्टोन? कौन सी भला है किडनी? पता नहीं, उसे किडनी होती है, उसमें स्टोन हो गया है। स्टोन कैसे हुआ पता होना चाहिए। डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन सामान्य बातें पता होनी चाहिए। हार्ट अटैक सुनते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, पता होना चाहिए हार्ट क्या होता है, कैसे अटैक आता है। आप सुनते होंगे कि ओके शुगर बढ़ गया। अरे कौन सा शुगर बढ़ गया? कहां शुगर बढ़ गया? तो पता नहीं, शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा होती है, वो शुगर बढ़ गया, ब्लड शुगर हो गया। सामान्य सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका प्रेशर मापता है सबसे पहले, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो ये प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर क्या होता है, पता होना चाहिए। शरीर का विज्ञान है। आपको आंखें दी गई, सुंदर सुंदर आंखें दी गई, क्यों दी गई? आपको बढ़िया बढ़िया नाक दिया गया, अच्छा सा। आपको मुंह भी दिया गया खाने के लिए। आपको कान दिया गया, हमें भी दिया गया, आपको नहीं दिया गया, हम सबको दिया गया। कान दिया गया, क्यों दिया गया? ताकि आप देख सके, आप सुन सके, आप बोल सके, खा सके, और आप सुन सके, आप ऑक्सीजन ले सके। तो यह शरीर का विज्ञान कैसे बना, क्यों बना, इसका उत्तर सारा आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा, ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ना होगा। सवाल आते हैं, इतने सारे प्रकृति ने आपको उत्पाद दिए, कौन से खाने लायक हैं, कौन से खाने लायक नहीं, आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो सामान्य तो हम लोग जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पता होना चाहिए। यह विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान पता होना चाहिए। आप बताइए, इस विज्ञान के बिना आप जब अपने शरीर को नहीं जानते हैं, अपने अंदर की चीजों को नहीं जानते हैं, तो बाहर कितना जानते हैं, यह सोचने वाली बात है। गांधी भी कहते थे कि जो बदलाव आप बाहर देखना चाहते हैं, वह बदलाव सबसे पहले अंदर लाइए। तो पहले आप अंदर को जानिए, अपने अपने अंगों के बारे में। फिर अपने अंगों में से एक अंग दिमाग, उसको भी जानिए, उसका आकलन कीजिए, क्या समस्या है उसके बारे में जानिए।
जब तक आप यह काम करते हैं तब आप आत्म नियंत्रण की स्थिति में आ सकते हैं, आत्म जागरूकता की स्थिति में आ जाते हैं, और आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण आपके अंदर आत्मविश्वास लेकर के आता है और किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस विज्ञान को जानना होगा, इस विज्ञान को जानना होगा। चलिए, ये तीसरा विषय, आपसे विज्ञान पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, विशेषज्ञ बनने की अपेक्षा नहीं की जाती है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, कॉमन सेंस के साथ आपको काम करना है। तो वो बातें बाद में हम लोग करेंगे कि क्या क्या विज्ञान में पढ़ने हैं। अभी हम लोग वो बात कर रहे हैं कि आपसे बीपीएससी क्या जानने की अपेक्षा कर रहा है, बीपीएससी क्या जानने की अपेक्षा कर रहा है। नेक्स्ट आइए, आप बताइए, आप और हम क्या हैं? मनुष्य हैं। हमें भूख लगती है, भूख लगती है, हमें सांस लेना होता है, ऑक्सीजन हम लोगों को। बंद कर दीजिए 3 मिनट, क्या होगा? कहानी खत्म हो जाएगी। 10 मिनट अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए धरती से तो सब लोग साफ हो जाएंगे। हमें मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। मतलब क्या है कि मनुष्य की कई सारी जरूरतें हैं, नीड्स होती है, कई सारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है। और मनुष्य की अगर जरूरतें पूरी नहीं होती है तो वो उस मनुष्य को गरीबी की श्रृंखला में रखा जाता है। आपको भोजन चाहिए, ये जरूरत है आपकी। आपको ऑक्सीजन चाहिए, ये जरूरत है हमारी। हमको मकान चाहिए रहने के लिए, जरूरत है हमारी। हमको कपड़े चाहिए, जरूरत है हमारी। हमको शिक्षा चाहिए, ये भी हमारी जरूरत है, क्योंकि शिक्षा हमारी क्षमताओं का विकास करता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ये भी हमारी जरूरत है, हम लोगों की जरूरत है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको अच्छा शरीर प्रदान करता है। ये सारी हमारी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी कैसे होगी? कुछ ना कुछ हम इसके लिए काम करेंगे, और इसके लिए जो काम करेंगे उस काम को कहते हैं अर्था। क्या कहते हैं? अर्था, अर्थ कहते हैं। वह सारा काम जिस काम को करके आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं उसी को अर्थ कहते हैं। कोई किसान खेती करता है, वह खेती उसके लिए अर्थ है। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है, बिजनेस उसके लिए अर्थ है। कोई व्यक्ति टूरिस्ट का काम करता है, वो टूरिस्ट उसके लिए अर्थ है। कोई व्यक्ति आजकल ऑनलाइन, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बहुत सारे, वो उनके लिए अर्थ है, सबके लिए अर्थ है। और वो अर्थ को कमा करके अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो आपको ये साइकिल जानना होगा कि ये अर्थ होता क्या है, अर्थ होता क्या है, इस अर्थ को जारी कौन करता है, पैसे को जारी कौन करता है, कौन छापता है इसको, क्यों छापता है, ये पैसे सरकार के पास कैसे आते हैं, ये पैसे बैंक में कैसे चलते हैं, ये पैसे किनके पास हैं। कई बार देखा गया कि पैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है? जिनके पास पैसे नहीं है वो गरीब हैं। कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार कहलाते हैं। सारा सिस्टम इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे खेती बाड़ी से पैसे कमाए जाते हैं, कैसे उद्योग धंधे से पैसे कमाए जाते हैं, ये सारा सिस्टम पैसे से जुड़ा हुआ है। इस पैसे की व्यवस्था को आप कहते हैं अर्थव्यवस्था। और बीपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि उस विषय को आप जानिए, उस पैसे के मूवमेंट को आप जानिए। ये मूवमेंट होता कैसे है और किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, और कैसे हम इसका वितरण जो है अच्छे तरीके से करेंगे कि सभी लोग अपनी जरूरतों को क्या करें, पूरा करें। इस विषय को आपको जानना चाहिए क्योंकि यह विषय आपसे भी जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बताइए, इतिहास आपकी जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है, भूगोल हमारी जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है, विज्ञान हमारी जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है, क्या अर्थव्यवस्था हमारी जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है? मतलब वो वह जानने का प्रयास कर रहा है बीपीएससी जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कोई बाहर की बातें नहीं पूछता है, कोई बाहर का विषय नहीं है, अनोखा विषय नहीं है। इसलिए विषय को कहा जाता है सामान्य अध्ययन, वह अध्ययन जो सामान्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को बहुत बोझिल तरीके से लेते हैं, बहुत प्रेशर तरीके से लेते हैं और विषय को बहुत बड़ा समझते हैं। उससे वो आवरण हमारे लिए टफ बन जाता है और हम अपनी तैयारी को खुद ही कठिन बनाना चालू करते हैं। तो यह चौथा विषय जो आपसे पूछना चाहता है वह विषय है अर्थव्यवस्था। उस विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उस विषय के बारे में आपको जानकारी। नेक्स्ट आइए, बीपीएससी आपसे यह भी जानना चाहता है कि आपको यह पता है कि नहीं पता है, देश का ग्रंथ है, ये महान ग्रंथ है, भारत का संविधान, जिससे सारी व्यवस्थाएं चलती है, जिससे सरकार का निर्माण होता है, जिससे नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, ड्यूटीज और राइट्स दिए गए हैं, जिससे राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिससे शासन की संरचना का निर्माण होता है, जिससे उस व्यवस्था का निर्माण होता है कि यह संविधान भविष्य के भारत को कैसा देखता है, फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या होगा। वो बात प्रस्तावना में कही गई है कि हम भारत को कैसा बनाएंगे। वो मार्गदर्शक गाइडलाइन सिद्धांत देता है वो भारत का संविधान। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? जब देश में आप रहते हैं तो देश के संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए। वह संविधान जो उस रूपरेखा को निर्माण करता है जिससे देश का अस्तित्व टिका हुआ है, और आजादी के बाद यह संविधान बना और उसी संविधान पर आज भी हम चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इसी संविधान पे चलेगी।
वो बन गया संविधान। आपको यह पता होना चाहिए क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए, गहराई में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। आपको वह व्यवस्था पता होनी चाहिए कि वह व्यवस्था चलती कैसे है, जो आपको भारत का संविधान, उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो बीपीएससी आपसे 5वां विषय भारत का संविधान आपसे जानने की अपेक्षा कर रहा है। और आप खुद भी सोचिए, जब आप सिविल सेवक बन रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान में वह कौन कौन सी बातें लिखी गई है, वह क्या कहा गया है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट विषय आपको भारत का संविधान। अब आइए, बीपीएससी आपसे थोड़ा यह भी जानना चाहता है कि यह मस्तिष्क जो आपको दिया गया, मेंटल, हम सभी को दिमाग दिया गया, खोपड़ी क्यों दिया गया? ताकि हम सोच सके, अच्छा सोच सके, कल्पना कर सके, सृजन कर सके कुछ नया, इसलिए मस्तिष्क दिया गया है। तो उस मस्तिष्क की कुछ योग्यता को जांचने का प्रयास करता है, जिसको आप मेंटल एबिलिटी कहते हैं। इसलिए आपके सामने कुछ गणित के सवाल रखे जाते हैं, मैथ के, कुछ आपके सामने रीजनिंग के सवाल रखे जाते हैं, और मेंस में आपको स्टैटिस्टिक्स के सवाल रखे जाते हैं। ये विशेषज्ञ क्वेश्चन नहीं है, ये सामान्य क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़े से बहुत विशेषज्ञ होते हैं, 3-4, लेकिन 3-4 सामान्य होते हैं। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये आपके मानसिक क्षमता को जानने का प्रयास किया जाता है कि भैया इसमें खोपड़ी में कुछ है अच्छा चीज। क्या आप रीजनिंग कर सकते हैं? क्या आप गुना भागा कर सकते हैं? क्या आप जोड़ घटा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? यही सब थोड़ी बहुत जानने का प्रयास किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, और प्री में आपको गणित और रीजनिंग के माध्यम से। इस पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से गणित के सवाल यहाँ पर टफ आते हैं, तो वो स्पेसिफिक जानने का प्रयास करता है गणित में, कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो यह मामला जब प्रीलिम्स पे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यह था आपको छठा सिलेबस का छठा हिस्सा, मेंटल एबिलिटी, गणित का हिस्सा। और सिलेबस का अंतिम हिस्सा जो बीपीएससी आपसे जानने का प्रयास करता है वो है करंट अफेयर्स। अरे भैया, ये कौन सी बला है? समसामयिक मुद्दे, अफेयर्स, वो मुद्दे जो करंट से जुड़े हुए हैं, जो आपके सामने दिन प्रतिदिन घटित होते हैं। आपने सुना तालिबान पे हमला कर दिया। किसने हमला कर? तालिबान ने हमला कर दिया। किस पे? अफगानिस्तान पे। आपने सुना कि चाइना ने साउथ चाइना सी में घुस गए। आपने सुना कि जापान में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। आपने सुना कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। ये सब क्या है? समसामयिक मुद्दे हैं। आपने सुना कि कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर फ्लड आ गया। आपने सुना भारत ने कोई सैन्य अभ्यास कर लिया। आपने सुना भारत ने कोई मिसाइल को छोड़ दिया, रॉकेट को छोड़ दिया। आपको अच्छा महसूस होता है। ये करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं। वो समसामयिक मुद्दों को भी आपको समझना होगा कि वो समसामयिक मुद्दों से किस तरह के सवाल आते हैं, वह क्या जानना चाहता है। बीपीएससी आपसे यह जानना चाहता है कि आप दिन भर में होने वाली घटनाएं, जो घटनाएं होती है हमारे आसपास, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके प्रति अवेयर हैं या नहीं हैं। अवेयरनेस आपकी चेक करने का प्रयास करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप 2-3 साल में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ किताबों से चिपके हुए हैं। किताबों की दुनिया से बाहर निकल करके समसामयिक मुद्दों से भी जुड़िए, क्योंकि वो आपके ज्ञान में यथार्थता लेकर के आता है। आपके नॉलेज में रियलिटी लाने के लिए करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते भी हैं और परेशान भी रहते हैं कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। सब चीज का समाधान धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो ये अब तक हमने बात की उन विषयों की जो बीपीएससी आपसे जानने का प्रयास करता है। वो विषय कौन कौन से थे? वह विषय थे, सबसे पहले हमने कहा कि आपको भारत के इतिहास को जानना है। उस इतिहास को जानना है कि उस प्राचीन काल का गौरवमयी भारत कैसा भारत था। उस इतिहास को जानिएगा तो आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी। फिर आपको भूगोल को जानना है, फिर आपको विज्ञान को जानना है, फिर आपको अर्थव्यवस्था को जानना है, इकोनॉमिक्स को जानना है, फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, मेंटल एबिलिटी के बारे में जानना है, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, समसामयिक मुद्दों के बारे में जानना है। और यही आपके सिलेबस का हिस्सा है। और इसी सिलेबस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। यही बीपीएससी आपसे जानने की अपेक्षा कर रहा है इन विषयों को। अब हमको यह जानना है कि वह प्रत्येक विषय में क्या जानना चाहता है। भाई, इतिहास में और क्या जानना चाहता है, पॉलिटी में क्या जानना चाहता है, इकोनॉमिक्स में क्या जानना चाहता है, इसके भी सवाल जवाब आपके पास होने चाहिए। तो इसका जवाब देने के लिए अगले वीडियो की सीरीज आएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो
अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह बीपीएससी के दरवाजे को प्रवेश करने के लिए बीपीएससी आपसे क्या जानने की अपेक्षा करता है, यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बीपीएससी के 64वीं, 65वीं, 66वीं मार्क्स के कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वीडियो की कड़ी यह जुड़ती जाएगी। थैंक यू आप लोगों का।